जब ये छन छन की आवाज़ करीब और वाज़ेह सुनाई देने लगी तो शफ़ी भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। कोई जवान औरत उनके पीछे चली आ रही थी। आपको क्या लगता है भूत नहीं होते? होते हैं, हर जगह हैं, हमें नजर नहीं आते। और जब नजर आते हैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने के लिए गांव वालों को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। ज़ाहिर है सड़क कच्ची थी तो आमदोरफ्त के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थीं। ज़्यादा लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर जाया करते थे। सवारी के लिए ज़्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज खाद वगैरह लाना या शहर ले जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफ़ी भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके दो ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। बड़े ज़मींदार अपने अनाज वगैरह ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाते थे और छोटे ज़मींदार हारी अपने अनाज शफ़ी भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे और शहर से खाद वगैरह ख़रीद कर शफ़ी भाई की बैलगाड़ी पर लाते थे। शफ़ी भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता वो शफ़ी भाई को कहता था। शफ़ी भाई दिन भर में शहर के 2 चक्कर लगाते थे और शाम से पहले पहले घर आते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत भी। बड़ी बेटी 13 साल, दूसरी 10 साल और बेटा 8 साल का था। शफ़ी भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा अच्छा होता था, हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। इस साल गंदम का सीज़न था, हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीद और फ़रोख्त भी शुरू हो गई। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करता। गाँव मगरब की तरफ और शहर मशरक़ की तरफ था और दरमियान में लंबा और दूर मिट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। यह बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था जिसे आज़ादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर यह गैर आबादी रहा। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4-4 कमरे, दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अब तक खड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थीं। जो भी इस रास्ते से गुजरता तो इस दियोनुमा बंगले को देखता तो खौफ से लरज़ जाता था। वह बंगला जिन्नू वाले बंगले के नाम से मशहूर था क्योंकि मशहूर था कि इसमें जिन्नू का बसेरा था। जो भी करीब से गुजरता उसे अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी कभी गुजरने वालों पर पत्थर भी बरसते थे जिनसे बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए थे। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊँट चढ़ते नजर आते, किसी को घोड़े हिननाने की आवाज़ सुनाई देती, कुछ लोग वहाँ बच्चे खेलते देखते। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े भी देखा था, तो किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते देखा था और जिन्हों की मौजूदगी का इशारा पाया था। बंगले के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीन थी वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग जाता था। जो ज़मीनों पर काम करने आता उसे कोई बड़ा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील उन पर हमला करती थी। लोग बेचारे डर कर भाग जाते थे। फिर जिन्नू वालों बंगले के इर्द गिर्द की ज़मीन बंजर होने लगी थी। एक दिन शफ़ी भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ़ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने तीसरा चक्कर भी लगा लिया। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतार कर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और भेड़ों को तेज़ी से हाँकना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले तो सूरज गुरूब हो गया था। अब शफ़ी भाई के दिल में खौफ जागा था। जब वो शहर से आते आते जिन्नू वाले बंगले के करीब से गुजरे तो चाँद अपने जोबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था। अचानक शफ़ी भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। वो आवाज़ें बंगले से आ रही थीं, जैसे बहुत सी औरतें आपस में लड़ रही हों। वो भी चिल्ला चिल्ला कर औरतों के तेज़ बोलने और चिल्लाने के शोर से उनका दिमाग फटने लगा। शफ़ी भाई की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से बैलों को हाँकने लगा और एकदम औरतों का चिल्लाने का शोर ख़त्म हो गया तो शफ़ी कानों में छुन छुन की आवाज़ आने लगी। जब ये छन छन की आवाज़ करीब और वाज़ेह सुनाई देने लगी तो शफ़ी भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। कोई जवान औरत उनके पीछे चली आ रही थी। वो बहुत हसीन थी और सोने के ज़ेवरात से लदी हुई थी। वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चाँद की चांदनी में उसका हुस्न गज़ब डाल रहा था। शफ़ी भाई को खौफ ने आ घेरा और वो बैलों को तेज़ी से हाँकने लगे। उसने शफ़ी को आवाज़ दी, रुको। शफ़ी भाई के कानों में उसकी आवाज़ टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और तेज़ कर दिया। अरे अरे रुको, मुझे साथ ले चलो, मैं तेरे साथ चलूँगी। और शफ़ी भाई के बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। ने बैलों पर लाठी बरसाई ताकि और तेज़ चलें। अब औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो शफ़ी भाई ने उसे धक्का दिया और वह धड़ाम से गिर गई।
कुछ लम्हे बाद वो धूल में गायब हुई। वो फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी और शफ़ी बाई ने फिर धक्का दिया। वो फिर गिर पड़ी। वो फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। जब वो चढ़ती तो शफ़ी बाई एक हाथ से बैलों की रस्सी थामे दूसरे हाथ से उसे धक्का देकर गिराते रहे। बैल भी पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफ़ी बाई वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने घर पहुँचकर ही दम लिया। घर आते ही बैलों को गाड़ी से खोल दिया। बैल भी तेज़ी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। शफ़ी बाई बैलों को बांधकर बीवी से कहा कि गाड़ी पर चादर में बंधा हुआ सौदा सुल्फ पड़ा है, उसे उठा लो। जब बीवी गाड़ी से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है कि सामान के पास एक हार पड़ा था। वो शफ़ी बाई से कहने लगी, ये हार किसका है। जब शफ़ी बाई ने हार देखा तो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो यकीनन उसी जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफ़ी बाई ने पूरा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया था। उनकी बीवी को खौफ से जैसे चीख ही निकल गई और उसने हार परे फेंक दिया। जब शफ़ी बाई ने उठाकर अपने पास रख लिया, कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, वो जो कहेंगे वैसा करेंगे। और जो वो खाना खाकर सो गए। तकरीबन आधी रात को शफ़ी बाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाई। शफ़ी बाई बेहोश पड़े थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर सबको जिन औरत वाला किस्सा सुनाया। किसी ने कहा करमदीन चाचा को लाओ और फ़ौरन करमदीन चाचा को बुला लाया और कुछ पढ़कर शफ़ी बाई पर फूंक मारी तो शफ़ी बाई आँख खोलकर उठ बैठे। करमदीन चाचा ने सबको वहाँ से जाने का कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चाचा ने शफ़ी बाई से पूछा तो शफ़ी बाई ने सारा वाक़या क्या सुनाया। फिर कहने लगे, अभी मैं सोया हुआ था कि एक औरत मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ने लगी। मैं सीधा सोया हुआ था। वो औरत मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस मकरूह शक्ल की औरत के खौफनाक चेहरे से मैं खौफ खाकर चिल्ला उठा और मैं चीख कर बेहोश हुआ। चचा करमदीन शफ़ी की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे चौथे दिन शफ़ी बाई के साथ ऐसा ही होने लगा था कि आधी रात को वो चीख मारकर बेहोश हो जाते। उनकी बीवी करमदीन चाचा को ले आती थी। वो उसे दम करता तो शफ़ी बाई होश में आते। करमदीन चाचा वो हार बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे। फिर भी शफ़ी बाई की हालत बरकरार थी। बीवी अलग परेशान, बच्चे अलग खौफज़दा। शफ़ी बाई को पीरों फ़कीरों अमलों के पास ले जाया गया। फिर भी उनकी हालत यूँ की त्यों रही। किसी ने कहा करमदीन चाचा को फ़कीर अतर अतर वाले के बारे में बताया तो वो जाकर फ़कीर अतर अतर वाले को ले आए। फ़कीर अतर पहुँचे हुए अमल मशहूर थे। आते ही उन्होंने पहले शफ़ी बाई को पानी दम करके दिया और कुछ लकड़ियाँ जमा करवाईं और उन लकड़ियों को आग लगा दी और कुछ पढ़ने लगे। शफ़ी बाई भी आग के करीब दीदे फाड़ कर बैठे हुए थे। करमदीन चाचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। फ़कीर अतर ने पढ़ते पढ़ते जेब से अतर की छोटी सी शीशी निकाली और ढक्कन खोला और आग में अंडेल दी और आग मज़ीद भड़क उठी। उस आदमी ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और शफ़ी बाई के पाँव पर रख दी। शफ़ी बाई नस्वानी आवाज़ में चीख उठे, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। तो उस आमल ने कहा, अभी तो मैंने सिर्फ तेरा पाँव जलाया है, अब मैं तुझे आग में फेंकूँगा। शफ़ी बाई नस्वानी आवाज़ में रोते हुए अमल के पाँव पर गिर गए। अमल अपनी छड़ी शफ़ी बाई की कमर पर बरसाने लगा। शफ़ी बाई नस्वानी आवाज़ में चीखते चिल्लाते रहे मगर फ़कीर ने उसे नहीं छोड़ा। फिर शफ़ी बाई नस्वानी आवाज़ में कहने लगे, अगर मैं जाऊँगी भी तो इसे बर्बाद करके जाऊँगी, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बाई को छड़ी से मारते रहे। आखिर शफ़ी बाई बेहोश हो गए। अब अमल हाथ रोक कर दूर जाकर बैठ गए और आँखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद आंखें खोल दी। बुझी बुझी आवाज़ में कहने लगे, मैं इनकी छोटी बेटी को बचा ना सका। वो आई थी, शफ़ी के सब घर वालों को मार कर शफ़ी पर कब्ज़ा करना चाहती थी। बाकियों को अल्लाह फजल करम से बचाया पर वो फिर भी अपना काम कर गई और शफ़ी की छोटी बेटी को मार गई है। जब बाबा ने बात ख़त्म की तो शफ़ी के घर से रोने की आवाज़ आई। सब भाग कर वहाँ गए। क्या देखते हैं कि शफ़ी की छोटी बेटी मर चुकी है। उसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी कि अचानक तड़पने लगी और रोने लगी, माँ मुझे बचाओ, ये औरत मेरा गला दबा रही है। बस कुछ ही लम्हों में उसकी गर्दन लड़क गई। अमल ने शफ़ी की जिन से जान खलासी की पर जिन ने फिर भी एक बच्ची को मार कर जान छोड़ी थी। रो धो कर शफ़ी बाई और उनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त अमल से लोगों ने कहा था कि इस बंगले से भी जिन्नों का बसेरा ख़त्म कर दो। अमल ने कहा, आप उनकी तरफ ना जाओ तो वो भी आपको तंग नहीं करेंगे।